हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज तारीख तो 14 है, लेकिन मैं 12 तारीख का वीडियो एक डाल दिया हूँ। अभी मैं 13 तारीख का वीडियो डाल रहा हूँ और शाम तक 14 तारीख का भी वीडियो आ जाएगा। ठीक है, हर दिन मैं आपको द हिंदू एडिटोरियल पेज हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी या कोई ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको पता नहीं है, उनको भी मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यार कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट, यूपीएससी सीएससी या स्टेट पीसीएस, जिसमें मतलब एडिटोरियल पेज है ना, क्या टफ वर्ड यूज़ करता है। ठीक है, तो उसको मैं क्या करूँगा, आपको इजी वे में पूरा समझाऊंगा। एक बार मेरे से इसको एडिटोरियल पेज को समझो, उसके बाद खुद जाके आप लोग इसको एक बार पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर यार थोड़ा भी समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और थोड़ा कमेंट वेंट किया करो। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ये याद रखना, ये 13 तारीख का है। एक छोटा नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा, उनको नोट करते जाना। ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा आंसर राइटिंग लिख पाओगे, आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट भी बढ़ेगी। ठीक है, आज का एडिटोरियल तो 2 हैं, लेकिन मैं आपको मेन एडिटोरियल पढ़ाता हूँ यार, जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि कितना टफ होता है समझना। हर बंदे के लिए नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए द हिंदू पढ़ना कितना टफ है। ठीक है, खासकर हिंदी मीडियम हो गया। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। एंटरिंग ए ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होगी मतलब अनिश्चितता, मतलब जिसमें कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। ये तो हेडिंग है, अभी 2023 आ रहा है तो उसके रिलेटेड ही होगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आप लोग नोट करते जाना। सूथियर्स सेल्डम रीड द फ्यूचर करेक्टली। अब एक वर्ड मीनिंग लिखिए, सूथसेयर्स। सूथसेयर्स का मीनिंग होता है जो प्रेडिक्टर होते हैं, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सेल्डम रीड द फ्यूचर करेक्टली। मतलब सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, मतलब वो कभी कभी ही फ्यूचर को सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। स्पेशली इन दी रियल्म ऑफ जियोपॉलिटिक्स। रियल्म का मतलब होता है क्षेत्र या किसी क्षेत्र में, मतलब अगर जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से हम देखें, जो फ्यूचर प्रेडिक्टर होते हैं ना, वो कभी कभी ही मतलब ठीक प्रेडिक्शन कर पाते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, quite a few soothsayers however were partially right at the beginning of 2022 when they said that uncertainty and impermanence का मीनिंग लिखिए। impermanence का मीनिंग होता है इंस्टेबिलिटी। ठीक है, वुड इन डिक्टेट दी कोर्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स दैट ईयर। लेकिन इन्होंने जो आर्टिकल दिया है M.K. नारायण ने, ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं IB के। ठीक है, इन्होंने बोला है कि लेकिन जो 2022 के स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने प्रेडिक्शन की थी कि जो ये ईयर होगा वो अनसर्टेनिटी का होगा, और इम्परमानेंस का मतलब होता है इंस्टेबिलिटी का होगा। ठीक है, तो ये मतलब इस ईयर में ऐसी चीज़ें होगी, इंस्टेबिलिटी होगी और इम्परमानेंस होगी। ठीक है, वो कुछ हद तक ठीक थे। ठीक है, द ईयर डिड विटनेस ए स्पाइक इन जियोपॉलिटिक्स चैलेंजेस एंड रिस्क। हाल बहुत कुछ हुआ इस साल में, आपको पता ही है, काफ़ी जियोपॉलिटिक्स चैलेंज हुए। जियोपॉलिटिक्स होता है जिसमें ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व हो, एरिया भी इन्वॉल्व हो, और पॉलिटिक्स का मतलब तो आपको पता ही है, राजनीति। ठीक है, तो इस ईयर में जियोपॉलिटिक्स चैलेंजेस आए, रिस्क आए, बट नो वन प्रेडिक्टेड दैट 2022 वुड बी ए ईयर दैट वुड पुट द वर्ल्ड टू टेस्ट। लेकिन किसी ने ये प्रेडिक्शन नहीं की थी कि इतना ज़्यादा बवाल हो जाएगा, मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी 2022 की पूरे वर्ल्ड में। दी रशिया यूक्रेन conflict which erupted in February 2022 has become a major disruptor of the existing order। आपको पता ही है जो यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट है, जो फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था, ये एकदम मतलब वर्ल्ड ऑर्डर को ख़राब करने में इसका सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा डिस्रप्टर है वर्ल्ड ऑर्डर को ख़राब करने में। इन रिटर्न इट हैज़ लीड टू वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन शिफ्ट्स इन मॉडर्न टाइम। और इससे पॉपुलेशन शिफ्ट भी बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि यूक्रेन से काफ़ी लोग भाग गए, रशिया से काफ़ी लोग, तो इसमें पॉपुलेशन शिफ्ट भी हुई। विद हिंट साइड का मीनिंग लिखिए। ठीक है, इसको नोट करते जाना है, क्योंकि द हिंदू रेपिटेडली यही वर्ड यूज़ करेगी। हिंट साइड का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव ऑफ ए सिचुएशन ओनली आफ्टर इट हैपन। मतलब किसी सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग जब वो हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप मतलब क्या सीखे हो, क्या आपको समझ में आया है, उसको बोलते हैं हिंट साइड। विद हिंट साइड हाउएवर सम ऑफ दिस वुड हैव बीन एंटिसिपेटेड। मतलब हम लोग क्या कर सकते थे, इसको थोड़ा सा मतलब एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना और उसके लिए प्रिपेयर रहना, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना और किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना। तो मतलब हम अगर हम मतलब देखें, हमारे मतलब बहुत सारे वार हुए हैं, जैसे वर्ल्ड वार 1 हुआ है, 2 हुआ है, तो हम क्या कर सकते थे, मतलब हिंट साइड मतलब हम तो थोड़ा बहुत मतलब समझ सकते थे सिचुएशन को, और इसको हम लोग मतलब एंटिसिपेट कर सकते, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते थे ये चीज़ें होने वाली हैं। बाय मिड 2021 Russia had begun a major build-up around Ukraine, and in December 2021, Russia's Ministry of Foreign Affairs published a list of new security guarantees it wanted from US and the North Atlantic Treaty Organization। तो क्योंकि
देखो हम लोग कैसे समझ सकते थे ये चीज़ें, मतलब मिड साइड से हम लोग कैसे समझ सकते थे, क्यों? क्योंकि जब रशिया ने क्या किया यूक्रेन में, मतलब अपना मेजर बिल्डअप किया, मतलब बहुत सारा अपनी कंस्ट्रक्शन यहाँ बहुत सारी अपनी आर्मी लगाना शुरू कर दी, उसके बाद भी हम लोग एंटिसिपेट कर सकते थे, मतलब प्रेडिक्ट कर सकते थे कि हो सकता है फ्यूचर में इन दोनों का वार हो जाए। उसके बाद रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एक लिस्ट पब्लिश की कि हमको ये सारी वारंटी है जो वो यूएस से चाहिए और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये 1949 में बना था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियोज़ में। इसमें मतलब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और इसमें यूएस है मेन और ब्रिटेन भी है। तो इन सबसे बहुत ज़्यादा वारंटी जो है वो मांगी थी किसने? रशिया ने मांगी थी। रशिया ने जो लिस्ट जारी की थी, इंक्लूडिंग ए प्रॉमिस दैट नॉट टू एक्सपैंड द अलायंस ईस्टवर्ड, और उन्होंने ये भी कहा कि ईस्टवर्ड जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने में शामिल मत करो नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आपको पता ही है यार ये वार जो हो रहा है ना, ये इसका कारण भी शायद यही है, क्योंकि जो ये यूक्रेन है या फिर जो गिरगोरिया कंट्री है, सॉरी गिरगोरिया नहीं, जो जॉर्जिया कंट्री है जो 2016 में मतलब 2008 में जिसके साथ वार हुआ था रशिया का, या फिर जो मैं पिछले वीडियोस में आपको बना चुका हूँ, एक शायद क्राइमिया करके कंट्री है जिसको 2016 में रशिया ने मतलब वो किया था, एनेक्स किया था। ये रशिया का ही पार्ट थी, ये डिसइंटीग्रेट हुई थी सोवियत यूनियन से, ठीक है। तो क्या हुआ है ना, मतलब ये सारी कंट्रीज़ जो हैं आपको पता ही है, यूएस और जो ब्रिटेन वगैरह है कंट्रीज़ हैं, ये रशिया के साथ इतना बनती नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ को नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर रहे हैं, और अपने जो ऑपरेशन है ना बॉर्डर पे, मतलब इनके बॉर्डर्स पे, रशिया के बॉर्डर पे, उसको मतलब वहाँ पे आर्मी बढ़ा रहे हैं, जिससे रशिया बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह से ही रशिया और यूक्रेन का वार भी चल रहा है। रशिया ने क्या बोला था कि आप जो ईस्टर्नवर्ड कंट्रीज़ है ना, इनको नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल मत करो, क्योंकि मैं आपको बता दूँ जितनी भी कंट्रीज़ है ना नॉर्थ ट्रीटी अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन में, इनका क्या है कि अगर एक कंट्री पे अटैक होगा ना, बाकी सभी कंट्रीज़ मिलकर उसको प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। इसीलिए रशिया ने बोला था कि आप हमारे बॉर्डर्स पे मत आओ, हम आपके बॉर्डर्स पे नहीं आएंगे, और आप इन कंट्रीज़ को जो सोवियत यूनियन से डिसइंटीग्रेट हुई है इनको अब मतलब नाटो में शामिल मत करो, ठीक है। ये रशिया ने वार्न किया था। उसके बाद भी हम लोगों ने मिड साइड नहीं किया, मतलब हम लोगों ने इस सिचुएशन को देखते हुए भी ये एंटिसिपेट नहीं किया कि फ्यूचर में वॉर हो सकता है, ठीक है। ये इसका मतलब है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। बट पॉसिबली कुड नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड वॉज द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिस्प्ले ऑफ यूक्रेन नेशनलिज्म। लेकिन हम लोगों ने क्या मतलब एंटिसिपेट नहीं किया था, मतलब क्या प्रेडिक्ट नहीं किया था कि यूक्रेन से इतना अच्छा नेशनलिज्म देखने को मिलेगा। एंड द स्विफ्ट रिस्पॉन्स ऑफ द वेस्ट इंक्लूडिंग नाटो एंड द यूएस इन रैलिंग बिहाइंड यूक्रेन एंड एक्सटेंडिंग मिलिट्री एंड अदर टाइप्स ऑफ कॉपरेशन। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यूक्रेन मतलब इतना अच्छा लड़ेगा रशिया के साथ, इतना अच्छा नेशनलिज्म शो करेगा, ठीक है। और जो वेस्ट है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे ब्रिटेन हो गया, यूएस हो गया, मतलब ये यूक्रेन के पीछे खड़े रहेंगे और उनको मिलिट्री और अदर टाइप्स ऑफ कॉपरेशन सप्लाई करेंगे, जैसे कि अभी वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। ऑल सेड इवन टुडे फ्यू एक्सपर्ट्स आर एबल टू फुली कॉम्प्रीहेंड होता है समझना, व्हाट ऑल दिस प्रिसेजेस का मीनिंग लिखिए यार। अच्छा, प्रिसेजेस का मीनिंग होता है सिम्टम और व्हाट लाइज इन द फ्यूचर, ठीक है। तो अभी भी मतलब जो एक्सपोर्ट्स है ना, मतलब फ्यू ही कुछ थोड़े से ही एक्सपोर्ट हैं जो समझ पाए हैं कि ये मतलब कॉम्प्रीहेंड व्हाट ऑल दिस प्रिसेजेस, मतलब ये सारे सिम्टम किस चीज़ को लेके हैं और फ्यूचर में क्या होगा। अभी भी बहुत मतलब कम लोग जो है एक्सपोर्ट्स हैं वो समझ पाए हैं। अब फॉल आउट ऑफ द वार, अब फॉल आउट का मीनिंग लिखिए, ये बार बार यूज़ होता है। फॉल आउट का मतलब होता है विवाद, कोई झगड़ा। उसके बाद फॉल आउट का मतलब होता है डाउनग्रेड, मतलब नीचे जाना, पतझड़ होना। उसके बाद हो गया किसी चीज़ का रिजल्ट या फिर इफेक्ट, उसको बोलते हैं फॉल आउट। अब ये द हिंदू ने यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, मतलब फॉल आउट ऑफ द वार, मतलब वार का क्या रिजल्ट हो रहा है, मतलब क्या उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है पूरी कंट्रीज़ पे, ठीक है। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे यार, ये क्वेश्चन आराम से आपको आ सकता है यार, ठीक है। इट माइट देयरफॉर बी इंट्रीग्यूइंग टू मेक, इंट्रीग्यूइंग का मीनिंग लिखिए। इंट्रीग्यूइंग का मीनिंग होता है, एक सेकेंड, इंट्रीग्यूइंग का मीनिंग होता है इंटरेस्टिंग। तो इट माइट बी देयरफॉर इंटरेस्टिंग टू मेक ए कंपैरिजन विद द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड इन ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वार फर्स्ट स्पेशली इन 1916। तो हम लोग अभी जो रशिया यूक्रेन का वार है ना, इसको हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं जो सिचुएशन बनी थी 1916 में, जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम बनी थी। बैक दैन द रिस्क ऑफ एस्केलेशन, एस्केलेशन का मीनिंग लिखिए। एस्केलेशन का मीनिंग होता है ए सिचुएशन इन विच समथिंग बिकम्स ग्रेटर और मोर सीरियस, मतलब जिसमें कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए। रिस्क ऑफ एस्केलेशन बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। अच्छा, अब लिखिए वर्टिकल हॉरिजेंटल एस्केलेशन क्या होता है।
जिसमें क्या है ना, कोई कंट्री अपना जोग्राफिकल एक्सपेंशन करती है, जैसे अभी रशिया कर रही है, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सपेंशन, मतलब किसी दूसरी कंट्री का एरिया लेना, अपना एरिया बढ़ाना। और वर्टिकल एस्केलेशन क्या होता है? वर्टिकल एस्केलेशन होता है न्यू वेपन्स यूज़ करना जो कभी पीछे हुए ही नहीं है, उनको बोलते हैं वर्टिकल एस्केलेशन, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल, अंडर प्लेट का मतलब भी लिखिए, अंडर प्लेट का मतलब होता है कम करके आंकना, मतलब किसी चीज़ को कम करना। तो उस टाइम में क्या था ना, हम लोगों ने हॉरिजेंटल और वर्टिकल एस्केलेशन को, मतलब जोग्राफिकल एरिया भी बढ़ सकता है या फिर न्यू वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम पे हम लोगों ने इसको अंडर प्ले किया था, मतलब इग्नोर किया था, कम करके आंका था। इट माइट बी यूज़फुल टू हीड का मतलब होता है ध्यान देना, अटेंशन देना, द लेसन्स फ्रॉम दैट टाइम। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, वर्टिकल एस्केलेशन हो गया ना, न्यू वेपन यूज़ कर लिया ना, सॉरी उस टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड में तो वर्टिकल एस्केलेशन हुआ, जब अमेरिका ने यूएस पे, जापान पे अपना वो मतलब न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया। तो उस टाइम पे तो लोगों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि न्यू वेपन भी यूज़ हो सकते हैं, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल एस्केलेशन को अंडर प्ले किया, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस टाइम से हम लोग सीख ले सकते हैं, अटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम दैट टाइम, हीट का मतलब होता है अटेंशन लेना। इन द प्रेजेंट केस एनी एस्केलेशन वर्टिकल वुड मीन दैट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अभी हम लोग, मतलब अभी प्रेजेंट केस में वर्टिकल एस्केलेशन का क्या मतलब होगा, न्यू वेपन यूज़ करना। न्यू वेपन मतलब हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कंट्रीज़ क्या यूज़ कर सकती हैं, वो यूज़ कर सकती हैं न्यूक्लियर वेपन, मतलब न्यू वेपन का यूज़ करना। तो उसमें न्यूक्लियर वेपन भी आ सकता है, प्रेजेंट टाइम में तो यही होगा, क्योंकि हर कंट्रीज़ के पास मेन हथियार हैं। एनी एस्केलेशन हॉरिजेंटल वुड मीन दैट ओपनिंग न्यू फ्रंट्स। और वर्टिकल हॉरिजेंटल एस्केलेशन का क्या मतलब, एरिया एक्सपैंड करना, मतलब नए मोर्चे खोलना। एज इन टू 1916 देयर आर मैनी अननोन्स टूडे। अगर हम लोग मतलब 1916 से कंपेयर करें तो अभी मतलब बहुत सारा डिफरेंट चीज़ें हैं, अननोन चीज़ें हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स कुड रिजल्ट इन डेंजरस आउटकम। और जो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ना, इससे हमको रिजल्ट भी अनएक्सपेक्टेड मिल सकते हैं। अच्छा, अभी लिखिए स्पेक्टर का मीनिंग। स्पेक्टर का मीनिंग होता है गोस्ट। द गोस्ट ऑफ ऑल आउट वॉर इज ओमिनियसली प्रेजेंट। ओमिनियसली का मतलब होता है मनहूस या फिर कोई अमंगल। तो क्या है ना, जो बूथ है ना ऑल आउट वॉर का मतलब होता है हर चीज़ का इस्तेमाल करना, वेपन्स का, डिप्लोमेसी का, हर चीज़ का करना। तो वो क्या है, अभी भी प्रेजेंट है, उसका खतरा है ना जो अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये एडिटोरियल, ठीक है। देयर कुड बी सेवरल अदर फॉल आउट्स एज वेल। और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं वॉर के, ठीक है। ऑलरेडी द प्रॉक्सी वॉर, अच्छा प्रॉक्सी वॉर बिटवीन द यूरोप एंड नाटो ऑन द वन हैंड एंड रशिया ऑन द अदर इज़ हैविंग ए मेजर फॉल आउट इन द इकोनॉमिक रियॉन। अच्छा, अभी आप मीनिंग लिखिए प्रॉक्सी वॉर का, मतलब प्रॉक्सी वॉर को समझिए। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है ना, ये कोल्ड वॉर का मतलब टाइप है, जिसमें क्या है ना, जो बड़ी कंट्रीज़ है ना, छोटी कंट्रीज़ का इस्तेमाल करती हैं जो अपने बड़े अपोनेंट है ना, उनसे लड़ने के लिए। जैसे अभी ब्रिटेन और वो क्या कर रहा है, ब्रिटेन और यूएस क्या कर रहा है, यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, वार लड़ रहा है, छोटी कंट्री को यूज़ करके वार लड़ रहा है, जो उसका मेजर अपोनेंट है। अपोनेंट कौन है, रशिया, उसके साथ, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वार। तो अभी क्या है ना, प्रॉक्सी वार चल ही रहा है, किसके बीच में चल रहा है, यूरोप और नाटो। यूरोप, नाटो और यूक्रेन मिले हुए हैं, जो यूरोप और नाटो हेल्प कर रहा है यूक्रेन का। और दूसरी तरफ कौन सा है, रशिया। इज हैविंग ए मेजर फॉल आउट इन दी इकोनॉमिक रियॉन। और इसका क्या होगा, इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। रियॉन का मतलब होता है इकोनॉमिक क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आ गया मीनिंग लिखिए, इन सेशन का मीनिंग होता है, यार अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी आगे पीछे हो जाए ना तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वीक है, ठीक है, मैं इतना ध्यान भी नहीं देता हूँ। इनसेशन का मतलब होता है, आपको दिख तो रही है, कॉन्टीन्यूसली, द कॉन्टीन्यूसली इम्पोजिशन ऑफ सेक्शंस बाय द वेस्ट एंड इट्स एलाइज ऑन रशिया। द वेयरिंग का मीनिंग लिखिए विदाउट। द एक्सक्लूड ऑफ रशियन, या फिर एक्सक्लूजन भी बोलते हैं, द एक्सक्लूजन ऑफ रशियन बैंक्स फ्रॉम स्विफ्ट एंड द फ्रीजिंग ऑफ रशियन फॉरेन एसेट्स हैव ऑल प्रोवोक्ड एन एनर्जी क्राइसिस। अच्छा, अभी आपको पता है वार के चलते बहुत सारी सेक्शंस जो है वो वेस्ट साइड है, जो मतलब जो रशिया, ब्रिटेन वगैरह, ब्रिटेन हो गया सॉरी, या फिर यूएस हो गया, इन्होंने बहुत सारी जो, और इसकी जो एलाइज हैं, इसके जो साथी हैं, इन्होंने क्या किया, रशिया पे बहुत ज़्यादा सेक्शन लगा दी है, ठीक है। मतलब कॉन्टीन्यूसली उस पर सेक्शन लगा रहा है, उसको रशियन बैंक से भी, मतलब स्विफ्ट बैंक से भी उसको क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद दी फ्रीजिंग ऑफ रशियन फॉरेन एसेट्स, और जो उसके फॉरेन एसेट्स से रशिया के, उनको भी फ्रीज कर दिया है, ठीक है।
और इससे क्या हो रहा है ना, एनर्जी क्राइसिस होने के बहुत ज़्यादा चांस है। दिस इज अकम्पनीड बाय सोरिंग प्राइजेस। सोरिंग का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। सोरिंग प्राइजेस ऑफ ऑयल, इससे क्या हो रहा है, जो ऑयल के प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे हैं। विद रशिया यूजिंग ऑयल एज ए वेपन, क्योंकि रशिया आपको पता है ऑयल है जो उसको वेपन की तरह यूज़ कर रहा है। रशिया ऑयल के प्राइजेस बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि उस पर सेक्शन लगेंगे तो वो ऑयल के प्राइजेस तो बढ़ाएगा, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में ऑयल को सप्लाई करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया द फुल एक्सटेंट ऑफ दिस इज येट टू बी प्रोबेबली अंडरस्टूड। लेकिन इसकी अभी हम लोगों को पूरी सीमा समझनी पड़ेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वट इट डज पोर्टेंट, पोर्टेंट का मीनिंग होता है संकेत देना। इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर कॉन्फ्लाग्रेशन, कॉन्फ्लाग्रेशन का मीनिंग होता है आग, और इस मतलब आग लगना मतलब बुरी कंडीशन होना। लेकिन ये हमें क्या पोर्टेंट करा रहा है, मतलब प्रिटेंड या पोर्टेंट क्या कर रहा है, मतलब क्या संकेत दे रहा है हमें जो भी ये हो रहा है। ठीक है, ये हमें संकेत दे रहा है कि वाइडर कॉन्फ्लाग्रेशन होगा, मतलब बहुत और भी वर्स्ट कंडीशन आ सकती है। उसके बाद आ गया द राइपल इफेक्ट ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन यूरोप आर एविडेंट। और जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है ना यूरोप में, ये भी हमें मतलब इस बात का संकेत दे रहा है, क्योंकि वो वेपन सप्लाई कर रहा है, मतलब यूक्रेन का फुल साथ दे रहा है। सम ऑफ दिस इज अकरिंग वेल बियॉन्ड यूरोपियन शोर्स। तो यूरोपीय के बाहर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे हो गया चाइना रशिया रिलेशंस आर इन ए केस इन पॉइंट। जैसे चाइना रशिया का रिलेशन बढ़ रहा है। चाइना हैज़ चूजन दिस टाइम टू डीपन इट्स स्ट्रैटेजिक टाइज विद रशिया। तो आपको पता है रशिया का दुश्मन कौन हो गया, मतलब जिससे बनती कम है, वो हो गया यूएस हो गया। तो ठीक है, तो जैसे यूरोप हो गया, तो रशिया ने क्या, चाइना ने क्या किया, अपने और ज़्यादा रिलेशन अच्छे कर दिए हैं। किसके साथ, रशिया के साथ। ठीक है, बाय बोथ कंट्रीज हैव सेट दियर रिलेशंस और इंजॉइंग द बेस्ट पीरियड इन दियर हिस्ट्री। आपको समझ आ रहा होगा, मतलब दोनों कंट्रीज कह रही है कि हम लोगों का भी रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद फर्दरमोर इन द लाइट ऑफ द हाइटेंड कंसर्न्स ऑफ द वेस्ट ओवर ताइवान, न्यूअर अलायंस आर बिकम एविडेंट अक्रॉस रशिया एशिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो अभी जो मतलब ताइवान के ऊपर जो मतलब क्या है ना, ताइवान मतलब जो इन दी लाइट ऑफ द हाइटेंड कंसर्न्स ऑफ द वेस्ट ओवर ताइवान, मतलब क्या हो रहा है कि जो ताइवान जो चाइना मतलब जिसको क्लेम करता है ना, उसका मतलब बहुत ज़्यादा जो वेस्ट कंट्रीज़ है ना, वो क्या कर रही हैं, वो ताइवान के लिए चिंतित है बहुत ज़्यादा। और जो नए नए अलायंस है ना, वो रशिया में एशिया में भी बन रहे हैं। ठीक है, इसको लेके। ठीक है, इंक्रीज इन डिफेंस स्पेंडिंग, अभी ये नया हेडिंग है। एज 2022 हैज़ डॉन्ड एंड द आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी इंक्रीजेज, वट इज ऑल्सो बिकमिंग एविडेंट इज मैसिव इंक्रीज इन डिफेंस स्पेंडिंग बाई ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। तो जैसे ही अभी 2023 स्टार्ट हुआ है ना, तो एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो डिफेंस के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। इन स्पाइट ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेस दे आर कॉन्फ्रंट, इकोनॉमिक के बजाय वो किस पे ध्यान दे रही हैं, डिफेंस के ऊपर, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा बन गया, इतने सालों बाद एक कोई वार हो रहा है। एस्टिमेटेड स्पेंडिंग ऑन डिफेंस अक्रॉस द ग्लोब इज अंडरस्टूड टू हैव क्रॉस 2 ट्रिलियन इन 2 ट्रिलियन 2022, मतलब 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा डिफेंस के ऊपर जो है वो खर्चा किया है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 2022, और सब्सटेंशियली का मतलब होता है विशेष। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब 2023 में भी ये डिफेंस की जो मतलब वो है ना, वो स्पेंडिंग जो है कंट्रीज़ की वो इंक्रीज़ होगी। इससे क्या होगा, डिफेंस की जो अगर वो इंक्रीज़ होगी स्पेंडिंग, तो बाकी चीज़ों पे काफ़ी खर्चा होगा, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वर्स हो जाएंगी। ठीक है, हेल्थ सेक्टर पे कम स्पेंडिंग होगी। ठीक है, उसके बाद द जापान हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर दैट इट वुड रेज इट डिफेंस बजट 2% ऑफ इट्स जीडीपी। तो जापान ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि वो 2% अपना जीडीपी का जो बजट है वो डिफेंस पे लगाएगा। हालांकि जापान ऐसा कंट्री है जो सबसे कम बजट लगाता है। इन व्यू ऑफ द थ्रेट्स पोज्ड बाय चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन डिफेंस स्पेंडिंग बजट। तो अगर हम लोग मतलब वो तो था कि अब जापान अपना बजट क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि वो थ्रेट फेस कर रहा है किसी चाइना और नॉर्थ कोरिया से। और इंडिया जो एकदम वर्ल्ड लीडर माना जाता है, जो डिफेंस पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है, कैन एक्सपेक्टेड टू फॉलो सूट, वो भी इसी चीज़ को फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज डिफेंस बजट्स आर थ्रेटनिंग टू अल्टर द नेचर ऑफ डिफेंस रिलेशनशिप। और अगर डिफेंस बजट बढ़ेगा तो डिफेंस कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी चेंज होंगे। अल्टर का मतलब होता है चेंज होना। एंड इन टर्न व्हाट इज़ प्रोपाउंडेड एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। प्रोपाउंडेड का मीनिंग लिखिए, प्रोपाउंडेड का मीनिंग होता है एस्टेब्लिश। तो इससे क्या होगा ना, जो मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना, वो भी क्या होगा, एस्टेब्लिश होगी या फिर चेंज होगी। ठीक है, न्यू स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स कुड अनसेटल द करंट वर्ल्ड ऑर्डर। अभी जो नया स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स बन रही हैं ना, कंट्रीज एक दूसरे के साथ मतलब शामिल हो रही हैं, तो उससे क्या होगा, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। ठीक है, पुटिंग पे टू प्रीवियस बिलीव्स इन द वर्च्यू ऑफ नॉन एडेरेंस टू ए पर्टिकुलर ब्लॉक। लेकिन पहले इससे क्या होगा,
जो मतलब पहले कंट्रीज़ का विश्वास था ना, नॉन एडिनेंस का मतलब होता है आज्ञा नहीं मानना। तो पहले क्या करती थी कंट्रीज़, क्या करती थी मतलब दूसरे ब्लॉक्स के, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के ग्रुप में शामिल नहीं होती थी। वो क्या करती थी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, मतलब अपने किसी कंट्री को इंटरफेयर नहीं करने देती थी अपने। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अलायंस बन रहे हैं। इससे क्या होगा, जो ब्लॉक मतलब जो कंट्री मतलब अपना जो नॉन अलाइनमेंट पे बिलीव करती थी, मतलब किसी कंट्री के साथ नहीं मिलेगी, हम लोग इंडिविजुअली काम करेंगे। जैसे इंडिया भी नॉन अलाइनमेंट में काम करती थी, किसी कंट्री के साथ अपना जो डिसीजन है वो खुद लेती थी डिफेंस के रिलेटेड। अभी ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं। दिस ईयर कुड हैंड्स वेल विद द ईयर इन विच मैनी पास्ट आइडियाज रिगार्डिंग इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में बी अल्टर्ड और गिवन अप। तो इससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं वो चेंज होंगे, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़, और जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, मतलब कोई कंट्री दूसरे कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेगी, उसमें भी चेंजेस आएंगे। द पेस ऑफ हिस्ट्री विल बी एक्सेलरेट इन 2023। तो मतलब अभी मतलब पेस मतलब गति बढ़ेगी 2022 में हिस्ट्री की, विद द वॉर यूक्रेन बीइंग मेजर ए कंट्रीब्यूटर फैक्टर। और इस सब में सबसे मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन है, वो यूक्रेन रशिया का वॉर है। एज केस इन point may be India's reliance on Russian military equipment which has been New Delhi's sheet anchor for many years। अच्छा, अभी हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, जैसे मतलब इंडिया रशिया की मिलिट्री पे है ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी, जो वो हथियार सप्लाई करते थे, ठीक है। दिस कुड बी चेंज विद रशियाज इक्विपमेंट फेयरिंग पोअरली इन अगेंस्ट द लेटेस्ट वेस्टर्न वेपनरी इन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। अब ये भी चेंज हो जाएगा, इंडिया कम डिपेंड हो जाएगा रशिया पे। क्यों? या फिर ये रशिया और इंडिया का जो रिलेशन था वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब अभी इंडिया वहाँ से डिफेंस जो हथियार है वो लेना कम शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो इंडिया के रशिया के हथियार है ना, वो फेयरिंग पोअरली, फेयरिंग का मतलब होता है आगे नहीं बढ़ना, मतलब वो फेल हो रहे हैं। कहाँ पे? जो वेस्टर्न वेपन सप्लाई कर रहा है ना, वेस्ट सप्लाई कर रहा है ना वेपन यूक्रेन को, उसके आगे यूक्रेन के जो वेपन्स है वो फेल हो रहे हैं। इसलिए इंडिया क्या करेगा, इंडिया में वेल कंसिडर लुकिंग एल्सवेयर फॉर फ्यूचर। इंडिया भी दूसरी जगहों पे देखना शुरू कर देगा वेपन लेने के लिए, डिफेंस सप्लाईज। इंडिया करंट शिफ्ट फ्रॉम ए प्रोफेस्ड पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट कैन पॉसिबली हेल्प इन डिवाइडन द आर्क ऑफ इट्स डिफरेंट साइज। तो इंडिया की जो पहले पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, अभी इंडिया क्या कर रहा है, बहुत सारे कंट्रीज के साथ अलाइनमेंट कर रहा है। जैसे यूएस के साथ क्लोज हो रहा है या बहुत सारी। तो इससे क्या होगा, उसके डिफेंस टाइज, मतलब इंडिया दूसरी कंट्रीज की तरफ भी जाएगी। पहले तो सिर्फ इंडिया रशिया के साथ ही ज़्यादा हथियार खरीदता था, बाकी कंट्रीज़ की तरफ भी जाएगा, क्योंकि इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मिल रहा है अभी। ग्रुप्स सच एज क्वाड, अच्छा क्वाड ग्रुप के बारे में आपको पता ही होगा, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया है। मे गोइंग फॉरवर्ड गेन ग्रेटर साइलेंस इन इंडियाज डिफेंस आर्किटेक्चर। और इससे क्या होगा, अभी जो मतलब इंडिया का जो, जैसे इंडिया ग्रुप का पार्ट है ना, जिसमें यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये भी इंडिया के जो आर्किटेक्चर है, डिफेंस आर्किटेक्चर, उसको चेंज करेगा, क्योंकि इंडिया इन कंट्रीज से भी हथियार ले सकती है, जरूरी नहीं है उनको रशिया से ही लेना है। गिवन द इंक्रीज टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कंसीडरिंग, गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग डिफेंस टाइज विथ फ्रांस स्पेशली इन द एरिया ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट अपीयर सेट टू ग्रो इन 2022। अभी जो इंडिया और चाइना में टेंशन को देख के इंडिया के जो फ्रांस के साथ टाई है ना, जो मतलब इंडिया लेता है वेपन्स लेता है फ्रांस से इन द एरिया ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट, उसको नाम दिया है, वो भी ग्रो करेगा 2022 में। इंडिया और चाइना की अगर हम लोग टेंशन देखेंगे। कॉन्सिक्वेंट टू दिस, कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है रिजल्ट। मैनी अदर चेंजेस कैन बी एंटिसिपेटेड, मतलब बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हो सकती हैं फ्यूचर में। टर्म्स लाइक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर मीनिंग गिवन कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द वॉर इन यूक्रेन हैव ब्रॉट होम टू यूरोप एंड मैनी अदर कंट्रीज द फैक्ट दैट यूक्रेन or for that matter any other country in Europe could not have withstood the Russian offensive without the US and NATO। तो अभी जो मतलब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सिस्टम था ना, कि हम लोग कोई भी कंट्री हमारे मतलब मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी डिफेंस के मामले में, तो वो भी क्या है ना अभी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, जो मतलब गिवन द फैक्ट दैट कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द वॉर इन यूक्रेन हैज़ ब्रॉट होम टू यूरोप एंड अदर कंट्रीज़ दी फैक्ट दैट। तो अभी जो यूक्रेन का वार चल रहा है ना, उससे बहुत सारी कंट्रीज़ जो यूरोप हो गया या और सारी कंट्री हो गया, उनको एक चीज़ समझ आ गई है कि चाहे यूक्रेन हो वार हो या फिर कोई और कदर कंट्री हो यूरोप में, वो खड़ी नहीं हुई, ठीक है, किसके साथ, could not have withstood the Russian offensive without the US and NATO। मतलब कोई भी कंट्री रशिया के खिलाफ खड़ी नहीं हुई यूएस और नाटो के बिना, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ना, जो पहले कंट्रीज़ बोलती थी हम लोग अकेले ही लड़ लेंगे, वो भी अभी चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है, अभी अकेले लड़ पाई क्या यूक्रेन, ठीक है, या फिर कोई और कंट्री रशिया के साथ लड़ी क्या, उसमें यूक्रेन और नाटो को भी साथ देना पड़ा, ठीक है। तो मतलब
स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं चलेगा, अपनी मर्जी नहीं चलेगी, दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी सहयोग करना पड़ेगा। दिस सेम कंक्लूजन इज़ लाइकली टू डिक्टेट द थिंकिंग ऑफ कंट्रीज इन एशिया व्हेन कन्फ्रंटिंग मेजर बुलिस लाइक चाइना। और अभी मतलब एशिया में भी ऐसा ही करना पड़ेगा, कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ थोड़ा मल्टी अलाइनमेंट करना पड़ेगा क्यों फेस करने के लिए मेजर बुलिस लाइक चाइना, जैसे चाइना को फेस करने के लिए। इंडियाज़ नेबरहुड गोइंग अहेड अपार्ट फ्रॉम यूरोप, चाइना, इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ एशिया आर लाइकली टू फेस मेजर हेडविंड्स। अच्छा, हेडविंड्स, हैंडमेड का मतलब होता है सिरदर्दी। तो अगर हम लोग रशिया को छोड़ दें तो चाइना इंडिया में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर चाइना कंट्रोलिंग कोविड-19 एंड मैनेजिंग द fallout ऑफ इट्स इकोनॉमिक डाउनटर्न वुड बी द मेन चैलेंजेस। तो क्या होगा, अभी चाइना क्या कर रहा है, अपनी जो कोविड-19 की मतलब जो उसमें वेव चल रही है उसको मैनेज कर रहा है, और इकनॉमी की वो मतलब अपनी मैनेज कर रहा है जो उसकी नीचे गई है कोविड-19 की वजह से। तो उसके लिए वही मेन चैलेंज है अभी 2023 में। कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ अनलाइकली दैट चाइना वुड यूनिलैटरली प्रोवोक ए कन्फ्लिक्ट और टेक ए प्रोवोकेटिव पोस्टर। बिस का मीनिंग होता है, ये लिख लीजिए आप, मतलब इन फ्रंट का मतलब इन फ्रंट, ठीक है। तो मतलब चाइना क्या है ना, अभी उसके बाद बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि चाइना यूनिलैटरली मतलब अकेले ही कोई कन्फ्लिक्ट मतलब कोई झगड़े मोड़ लेगी या किसी कंट्री को प्रोवोक करेगी, ठीक है, जहाँ अपनी कंट्रीज़ को प्रोवोक करेगी, क्योंकि उसके बहुत सारे मसले चल रहे हैं खुद से। नेवरथलेस ताइवान एंड एनी ब्रीचिंग ऑफ द फर्स्ट आइलैंड विल रिमेन चाइना टॉप प्रायोरिटी। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ताइवान पे अगर कोई बात आएगी तो उस पर चाइना एक्शन लेगी, या फिर उसके जो फर्स्ट आइलैंड चेन है, फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है ना, बहुत सारे आइलैंड है जिसमें जो मेजर वाटर है ना वो चाइना क्लेम करता है, ठीक है। तो अगर उस पर भी कोई खतरा आएगा तो चाइना की वो मेन प्रायोरिटी रहेगी। फॉर इंडिया द अल्टर शेप ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर लीव्स लिटिल रूम फॉर कंफर्ट। तो इंडिया के लिए भी मतलब सतर्क होना पड़ेगा, इंडिया के लिए भी कोई ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। द चाइना रशिया एंटिटी क्रिएट्स ए डेंट इन इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप विद रशिया। तो अभी जो पता है आपको चाइना रशिया का रिलेशनशिप बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है ना, जो इंडिया रशिया का रिलेशनशिप था उसमें भी थोड़े बहुत टकराव आ रहे हैं, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ विच वुड बी फॉर रीचिंग, जिसका इम्पैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मीन वाइल द अब्सेंस ऑफ सेटल्ड बॉर्डर विद बोथ चाइना एंड पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू प्लैग इंडिया। तो अभी जो मतलब इंडिया का जो मतलब अभी अनसेटल्ड बॉर्डर है चाइना के साथ भी पाकिस्तान के साथ भी, तो वो इंडिया को हर्ट कर सकता है 2023 में भी। मैनी ईयर्स अलॉन्ग दी चाइना इंडिया बॉर्डर विल रिमेन अलाइव। तो मैनी एरिया सॉरी, तो उसमें भी झगड़ा चलता रहेगा। एंड इंसिडेंट सच एज रेसेंट वॉन्ड इन यांगस्टी, आपको पता ही है जो अभी चाइना के साथ जो थोड़ा झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले, तो ये बार बार रिपीट हो सकते हैं। बट ए मेजर कन्फ्लिक्ट्स अपीयर अनलाइक, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट होने वाला है, क्योंकि चाइना भी अभी स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा, ठीक है। पाकिस्तान मायर्ड इन इट्स ओन इंटरनल प्रॉब्लम, मतलब मायर्ड का मतलब होता है उलझना, वो अपने प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है, और इकोनॉमिक डिफिकल्टी में आपको पता ही है पाकिस्तान का बुरा हाल है इकोनॉमिक्स को लेकर, तो वो वहाँ पे उलझा हुआ है। नेवरथलेस, तो ये वो कोई बड़ा इज़ अनलाइकली टू पोज ए मेजर थ्रेट, तो वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट शामिल मतलब नहीं पेश करेगा इंडिया के लिए, ठीक है। उसके बाद नेवरथलेस पाकिस्तान प्रोवोकेशंस एंड यूज़ ऑफ टेरर मॉडल्स इज़ लाइकली टू कंटिन्यू, लेकिन पाकिस्तान अपना जो टेरर मॉडल है उसको कंटिन्यू तो करता ही रहेगा। लीडिंग टू स्पोरेडिक का मतलब होता है छोटू मोटू अटैक वो करता रहेगा, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया। छोटू मोटू तो नहीं है, लेकिन मतलब छुटकू फुटकू मेजर वार तो नहीं करेगा, लेकिन छोटा मोटा अटैक करता रहेगा ड्यूरिंग, जो कि वो करता आया है। ड्यूरिंग 2023 इंडिया विल आल्सो फाइंड इटसेल्फ हैम्ड इन बाय अदर प्रॉब्लम, हैंड होता है मतलब गिरा होना, तो इंडिया भी बहुत सारी प्रॉब्लम में गिरा रहेगा 2023 में भी, ऐसा लगता है। दैट हैव अमर्ज इन साउथ एशिया, जो कि साउथ एशिया में चल रही है। इन नेपाल द न्यू गवर्नमेंट अपीयर्स टाइटल टूवर्ड्स चाइना एंड कुड बिकम ए प्रॉब्लम। तो क्या है, अभी जो मतलब नेपाल में जो नई गवर्नमेंट आई है वो भी चाइना की तरफ जा रही है, तो वो भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अफगानिस्तान है जो तालिबान के अंदर है, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू ही है इंडिया के लिए। प्रॉब्लमेटिक राइजिंग कर्व ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटी एमनेटिंग फ्रॉम हियर, उससे भी मतलब अफगानिस्तान में जो टेरर एक्टिविटीज़ होती हैं उससे भी इंडिया को थोड़ा बहुत खतरा रहेगा 2023 में भी, ठीक है। जो कि IS के जो ग्रुप है वो अभी अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है अफगानिस्तान में, तो वो भी खतरा रहेगा इंडिया के लिए। इंडियाज़ रिलेशंस विद बोथ श्रीलंका एंड बांग्लादेश अपीयर डेलिकेटली पॉइज्ड। अच्छा, ये मीनिंग लिखिए आप, डेलिकेटली का मीनिंग। डेलिकेटली का मीनिंग होता है नाजुक, मतलब इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भी नाजुक ही रहेंगे इंडिया के रिलेशन। और पॉइज्ड का मतलब होता है मतलब एक बैलेंस में रहेंगे, एक नाजुक तराजू पे रहेंगे। दिस ईयर मे नॉट हाउएवर सी मेजर चेंजेस इन इंडियाज़ रिलेशनशिप विद मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ वेस्ट एशिया, लेकिन
जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है ना उसके साथ इंडिया का कोई ज़्यादा रिलेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, इस ईयर में भी। इट मे टेस्ट वेदर इंडियाज लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस फॉर ए नॉन इंटरवेंशनिस्ट स्ट्रेटेजिक कल्चर इज पेइंग डिविडेंड्स इन इट्स नेबरहुड और नॉट। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि इंडिया जो मतलब किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, तो वो क्या इंडिया को थोड़ा बहुत मतलब जो उसकी नेबर कंट्रीज है उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का या नहीं मिलेगा। ऑल इंडिकेशंस आर वाइल टेररिज्म विल रिमेन एंड ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है मेजर थ्रेट जो रहेगा वो टेररिज्म का ही रहेगा। नेवरथलेस इस्लामिक स्टेट मेनली द ISIK हैज़ शोन साइंस ऑफ रिवाइवल एंड इट्स रोल एंड एक्टिविटी इन अफगानिस्तान और द प्रोवर्बियल का मतलब होता है जो मतलब मेन प्रोवियर टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है समथिंग इज़ ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ मच, मतलब एक छोटा सा बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जो ISIS की है ना, लेकिन उसका मतलब एक छोटा सा पार्ट जो है ना वो रहेगा, मतलब जो वो रिवाइव कर रहा है ना ISIS के, तो वो एक छोटा सा पार्ट है, मतलब मेजर प्रॉब्लम का एक छोटा सा पार्ट, उसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। इस फ्रेज का ये मीनिंग है। तो जो एक्टिविटी बढ़ा रहा है ना ISIS के, जो अफगानिस्तान में एक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो ये एक मतलब छोटा सा पार्ट है मेजर एक्शन का, ठीक है। हैंस वर्ल्ड में नीड टू बी ऑन इट्स गार्ड इन 2023, मतलब वर्ल्ड को अपने मतलब गॉड का मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा 2023 में भी। आपको एडिटोरियल समझ में अगर आया है प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।